हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का वेलकम है। हम वर्ब के चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसका हम एडवांस पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं आज, जिसके अंदर हम इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल को पढ़ेंगे। इन तीनों से हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इस वजह से ये इसेंशियल हो जाता है हमारे लिए। जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ नए हैं मैं उन्हें बता दूँ, हम इंग्लिश का कंप्लीट बैच पढ़ रहे हैं जो यूट्यूब पर चल रहा है, जिसकी ये 5th क्लास है। 4 क्लासेस हो चुकी हैं, आप उन्हें अटेंड कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपको मैं डेली 20 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स भी दे रहा हूँ, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं इनका नंबर इंक्रीज़ कर दूंगा। आपको 40 to 50 वर्ड्स पर डे मिलने लगेंगे। मेरा एक ये प्लान है कि जब तक मैं आरसी और क्लोज टेस्ट पर पहुँचूँ तब तक आपकी वोकैब पर कमांड बन जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि वर्ब कितने टाइप का होता है, तो उसका आंसर हमें मिलता है 4 टाइप्स का। वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ये वो 4 टाइप्स हैं। एक एक करके सबके बारे में सीखेंगे कि क्या फाइनाइट होता है, क्या नॉन फाइनाइट होता है। नॉन फाइनाइट भी फर्दर 3 टाइप्स का होता है, इन्फिनेटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव भी अपने आप में आगे चलकर 5 टाइप्स का बन जाता है, सिंपल इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। ऐसे ही पार्टिसिपल भी आगे चलकर 3 टाइप्स का बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आइए सीखते हैं एक एक करके, पहले फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में। पहले आप इन 2 सेंटेंसेस को देखिए। सेंटेंस लिखे हैं ही लाइक्स टू टीच एंड ही लाइक्ड टू टीच। टू टीच वर्ब है सेंटेंस का, लाइक भी सेंटेंस का वर्ब है। टू टीच दोनों में कॉमन लिखा हुआ है, सब्जेक्ट भी मेरे सेंटेंस का दोनों में कॉमन लिखा हुआ है। फ़र्क क्या है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब टेंस चेंज हुआ है। जैसे टेंस चेंज हुआ है तो ये वाला जो वर्ब लिखा है लाइक, ये चेंज हुआ है। पहले ये लाइक्स था, उसके बाद ये लाइक्ड बना है। क्या टू टीच चेंज हुआ है? नहीं। मेरे इन दोनों सेंटेंसेस से एक बात समझ में आई कि इसके अंदर 2 वर्ब हैं, उनमें से टेंस चेंज होने पर एक वर्ब तो चेंज हुई लेकिन दूसरी वर्ब चेंज नहीं हुई। यहाँ टू टीच चेंज नहीं हुई लेकिन लाइक चेंज हुआ, जैसा ही मैंने टेंस को चेंज किया। अब एक और चीज़ इसी के बेस पर अगर मैं ये लिखूँ इस सेंटेंस को, आई लाइक टू टीच, इधर लिखा भी है ये वाला सेंटेंस, तो ये वाला टेंस भी प्रेजेंट है और ये वाला टेंस भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन चेंज क्या हुआ है? अब सब्जेक्ट यहाँ ही था और यहाँ आए हो गया है। टू टीच वही है, कॉमन है इन दोनों में, लाइक भी कॉमन ही है, लेकिन हुआ क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है, लेकिन जैसे सब्जेक्ट चेंज हुआ तो ये बदल गया। यहाँ लाइक्स है, वहाँ लाइक है, लेकिन टू टीच नहीं बदला। ये टू टीच एक ही फॉर्म में चल रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ? इन दोनों सेंटेंसेस में, ये तो 2 सेंटेंस थे ये वाले ही वाले, इनमें टेंस चेंज हुआ तो ये वाला वर्ब चेंज हुआ, ये वाला वर्ब चेंज नहीं हुआ। इन दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट चेंज हुआ, टेंस मैंने सेम रखा, तब भी टू टीच सेम रहा, लाइक चेंज हुआ। एक ऐसा वर्ब विच कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस, एक ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग बदल सकता है, चेंज हो सकता है, उसका पैटर्न चेंज किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। एक ऐसा वर्ब जो चेंज नहीं किया जा सकता है, जो अपने पैटर्न को चेंज नहीं हो कर सकता है सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग, उसे हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इसमें लाइक कैसा वर्ब हुआ? फाइनाइट वर्ब हुआ। और नॉन टू टीच कैसा हुआ? नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ। बात क्लियर हुई? फाइनाइट वर्ब वो है जो चेंज किया जा सकता है सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग, जो चेंज नहीं हो सकता है उसे हम नॉन फाइनाइट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पर पहुंचते हैं। एक सेंटेंस देखो, आई राइज, मैं उठता हूँ। एक सेंटेंस देखो, ही रेज्ड, वो उठाता था या उसने उठाया था। अब इन दोनों को समझो, इसी सेंटेंस के हिसाब से ही समझो। एक सेंटेंस है आई राइज, मैं उठता हूँ। एक सेंटेंस है आई रेज, मैं उठाता हूँ। मैं उठता हूँ सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो गया है। मैं उठाता हूँ सेंटेंस अपने आप एक जवाब मांग रहा है, क्या उठाता हूँ? वॉट। आई रेज, मैं उठाता हूँ क्या? मैं उठता हूँ, यहाँ क्या का आंसर निकल के आ रहा है? क्या अपने आप क्वेश्चन बन रहा है क्या? नहीं। आई राइज, मैं उठता हूँ। आई रेज, मैं उठाता हूँ क्या? अपने आप ही निकल के आ रहा है क्वेश्चन क्या। तो एक ऐसा वर्ब जिसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। एक ऐसा वर्ब जिसे किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। डेफिनेशन दोनों लिखी है। विच वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव, विच वर्ब डजेंट नीड एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव।
कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई राइज, मैं उठता हूँ, आगे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो गया, तो इस वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ये वर्ब कैसा हुआ, इंट्रांजिटिव। आई लाइक, मैं लाइक करता हूँ क्या, अपने आप क्वेश्चन निकल रहा है ना, आप बोलो मैं लाइक करता हूँ क्या, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, आप बताओ वो क्या लाइक करते हो, तो यहाँ बताया गया दिस पेन, मतलब इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए था, इस वजह से ये वर्ब कैसा हुआ, ट्रांजिटिव हुआ। ही रेज्ड, वो उठाता था या उसने उठाया था, क्या उठाया था, अपना हाथ उठाया था, तो इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, तो रेज्ड भी कैसा वर्ब हुआ, ट्रांजिटिव। ही बाथ, वो नहाया था, अब नहाया था, क्या नहाया था, क्वेश्चन निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, तो बात अपने आप में कंप्लीट हुआ, इसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो बात कैसा वर्ब हुआ, इंट्रांजिटिव। अब एक और बात समझो, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं और इंट्रांजिटिव भी होते हैं। कैसे, ही स्टॉप्ड द कार, उसने रोका, क्या रोका, कार को रोका, तो इस स्टॉप को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, और जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वो कैसा वर्ब होता है, ट्रांजिटिव। तो यहाँ स्टॉप कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव। बात क्लियर कर पा रहे हो आप। इसे देखो, द बस स्टॉप्ड एट द कॉर्नर, जो बस है वो रुकी कॉर्नर पर। अब यहाँ कॉर्नर पर रुकी, ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना भाई, क्या रोका तो निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वोट या होम से निकल के आता है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो क्लास देख सकते हैं, मैंने टेंथ के स्टार्टिंग में या किसी और क्लासेस में समझा के डाल रखा है यूट्यूब पर। द बस स्टॉप्ड, वो रुकी, अब अपने आप रुकी, तो फिर यहाँ किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ स्टॉप को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ये कैसा हो गया, इंट्रांजिटिव। एक और सेंटेंस है देखो, आई स्टॉप्ड हर फ्रॉम लीविंग, आई स्टॉप्ड हर, मैंने किसे रोका, हर, उसे रोका, स्टॉप को एक वर्ब ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट मिला, तो ये स्टॉप कैसा वर्ब हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। हिज हार्ट स्टॉप्ड, उसके हार्ट ने, दिल ने काम करना बंद कर दिया। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, अगर नहीं है तो फिर ये कैसा हुआ, इंट्रांजिटिव हुआ। स्टॉप के दो मीनिंग होते हैं, रुकना और रोकना। जब हम रुकने की बात करेंगे तो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो रहा है, तब ये इंट्रांजिटिव हो जाएगा। जब हम रोकने की बात करेंगे तो किसी पर्सन या किसी चीज़ को रोकेंगे हम, तो वो पर्सन या चीज़ ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये ट्रांजिटिव का काम करने लगेगा। बात क्लियर हुई। एक ऐसा वर्ब जिसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है वो ट्रांजिटिव है, जिसे नहीं है वो इंट्रांजिटिव है। चलिए अब हम बात करते हैं काम की। ये तो था बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। हम नॉन फाइनाइट की बात करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब जितने भी होते हैं उन सबको हमें पढ़ना है। उसमें पहला पार्ट होता है इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव जनरली हम किसे बोलते हैं, टू के साथ वर्ब हम यूज़ कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ऑलवेज। यहाँ सेकंड या थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं किया जा सकता है, ये पॉइंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो इन्फिनेटिव जनरली 2+V1 से बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है। यहाँ सेकेंड फॉर्म या ING फॉर्म कुछ नहीं आ सकता है अगर हमें इन्फिनेटिव बनाना है तो। और इसी को हम नाम देते हैं सिंपल इन्फिनेटिव। इसे हम बोलते हैं सिंपल इन्फिनेटिव। जैसे टू के साथ हमने गो लिख दिया तो ये इन्फिनेटिव है, टू वॉक लिख दिया हमने, इन्फिनेटिव है, टू हेल्प इन्फिनेटिव है, टू अटेंड, टू लाइक, टू के साथ वर्ब की कोई भी फर्स्ट फॉर्म लिख दो, सबके सब इन्फिनेटिव बन जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब सेंटेंस देखो किस तरीके से इससे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। सी एनकरेज्ड मी टू ट्राइड अगेन। अब हम देख रहे हैं कि टू के साथ वर्ब लिखा हुआ है, टू के साथ वर्ब की भी कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, सेकंड फॉर्म। हम जानते हैं सिंपल इन्फिनेटिव में टू के साथ कौन सी फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ट्राइड की जगह क्या आना चाहिए, ट्राई आना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछ लिए जाते हैं जो छोटे एग्जामिनेशंस होते हैं। These goggles will enable you to see in dim light। अब देखो इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आप पढ़ रहे हो इस सेंटेंस को। लेकिन हम जानते हैं टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फर्स्ट फॉर्म तो सी होती है, ठीक है। टू एर इज़ ह्यूमन। अब देखो ये एक और बात है कि जो इन्फिनेटिव होता है ये सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है, ये ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। किस तरीके से, टू एर इज़ ह्यूमन। अब ये एर जो है लिखा हुआ है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो इतना पार्ट इन्फिनेटिव है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस सेंटेंस में, ठीक है। एक और देखो, टू फाइंड फॉल्ट। अब टू के साथ फाइंड लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये इन्फिनेटिव बनेगा टू फाइंड। टू फाइंड फॉल्ट इज़ वेरी इजी। इज़ तो एक वर्ब है और वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए होगा, तो ये पूरा ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ इन्फिनेटिव में किसका काम किया, सब्जेक्ट का काम किया। टू क्रैक द एग्जाम, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, फिर से ये क्या बना है, सब्जेक्ट। इज़ इजी इफ़ यू आर ए स्मार्ट वर्कर। बात समझ में आ रही है। तो एक इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है।
जैसे टू लिव पीसफुली इज़ नॉट ईजी, टू लिव पीसफुली, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये क्या है, इन्फिनेटिव। सेंटेंस में इज़ का सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये क्या बना, सब्जेक्ट बना। टू अब्यूज़, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है, अब्यूज़ गाली देना, इज़ रॉन्ग, वो गलत है। तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट का काम कर रही है इसके लिए, तो ये इन्फिनेटिव किसके लिए काम, किसकी तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। अच्छा, मैं आपको पहले ये समझाता हूँ कि इन्फिनेटिव किस किस का काम कर सकता है। मैं सबके एग्जाम्पल नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ जो एग्जामिनेशन के लिए यूज़फुल है, जिससे हमारा स्कोर बन सकता है। कि इन्फिनेटिव एक सब्जेक्ट का काम कर सकता है, एक वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, एक प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है और एक वर्ब के कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है। लेकिन इस सब की हमें किसी भी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे क्वेश्चन नहीं बन सकते हमारे लिए। क्वेश्चन इससे बनता है और इससे भी क्वेश्चन बनता है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। बैंकिंग जो बच्चे हैं खासकर पीओ लेवल के लिए ये क्वेश्चन बनता है। मैं बताता हूँ, आपसे पूछ के लिया जाता है, आपसे 5 लाइन दी जाती हैं आपको, एक ही तरह का सेंटेंस इन 5 में लिखा होता है। आपसे ये पूछा जाता है ऊपर डायरेक्शन में, ये बताइए कि इनमें से मोस्ट प्रेफरेबल कौन सा है, मोस्ट प्रेफरेबल। अब उसमें हमसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, खासकर एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरबीआई असिस्टेंट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मान लो आपको एक लाइन में ये लिखा हुआ है, किसी में कहीं कोई पार्ट ये लिखा हुआ है, टू लिव पीसफुली इज़ नॉट ईजी। अब ये सेंटेंस तो अपने आप में ठीक है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा है इन्फिनेटिव। और अगली लाइन में इसी पार्ट को कुछ इस तरीके से लिख दिया जाता है, इट इज़ नॉट ईजी टू लिव पीसफुली। अब आपसे ये कहा गया है, अब देखो दोनों ठीक हैं अपनी जगह, अपने आप में दोनों ही ठीक हैं, लेकिन आपसे ये कहा गया है कि मोस्ट प्रेफरेबल बताइए कौन सा है इनमें से, तो आप इसे मोस्ट प्रेफरेबल कहोगे, ये ज़्यादा सही है, वो अपनी जगह सही है। वैसे ही कहीं लिखा है टू अब्यूज़ इज़ रॉन्ग और एक जगह लिखा है उसी लाइन में, उसी क्वेश्चन के नेक्स्ट लाइन में, इट इज़ रॉन्ग टू अब्यूज़। तो अब देखो बात तो यही है ना भाई, गाली देना रॉन्ग है या फिर यहाँ न्यूट्रल सब्जेक्ट के साथ कहा इट इज़ रॉन्ग टू अब्यूज़, बात तो वही है। तो आप किसे प्रेफरेंस दोगे, इस इट इज़ रॉन्ग टू अब्यूज़ को। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे फॉलो किया है। यहाँ हमने इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट का रूप देकर सेंटेंस को बनाने की कोशिश की है। तो याद रखना, इस तरह का क्वेश्चन एसबीआई पीओ ने कई बार पूछा है, आईबीपीएस पीओ में भी इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो अगर इन्फिनेटिव वहाँ एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है तो आप उसे प्रेफरेंस नहीं दोगे, ये है ठीक, लेकिन आप इसे प्रेफरेंस नहीं दोगे उस कंडीशन में जहाँ ये वाली लाइन भी लिखी होगी, आप इसे प्रेफरेंस दोगे। इस वजह से मैंने ये बताया आपको कि सब्जेक्ट का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी किस किस तरीके से यूज़ होता है इन सब की हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट होता है बेयर इन्फिनेटिव। जनरली हम इन्फिनेटिव को अभी पढ़कर आए, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं, जैसे टू गो, ये एक सिंपल इन्फिनेटिव है। टू लिव, ये एक सिंपल इन्फिनेटिव है। लेकिन जब ये किसी इन्फिनेटिव में से ये टू को हटा लिया जाए, मतलब ये कहूँ मैं कि विदाउट टू कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो, तो हम उसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। लेकिन उसमें एक शर्त ये है कि इधर कोई वर्ब होना चाहिए, तब ये वर्ब जुड़ना चाहिए। जब दो वर्ब हैं एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये जो बाद वाला वर्ब है इसे हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। किस तरीके से, एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि इंग्लिश बिना एग्जाम्पल के कभी भी पल्ले नहीं पड़ने वाली है। हमने मॉडल्स पढ़े थे और मॉडल में हमने ये सीखा था, डेयर और नीड का एक कंसेप्ट था। जैसे सेंटेंस लिखा है सी डेयर्स, डेयर अपने आप में यहाँ मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। टू गो, हमने आगे लिखा टू गो। मैंने आपको बताया था डेयर जब मेन वर्ब का काम करता है तो आगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं क्यों नहीं लिखते हैं सारी चीज़ें यहाँ क्लियर होंगी, वहाँ बस मैंने आपको बताया था कि ऐसा होता है और आपको याद हो गया था। तो हमने टू गो लगाया, यहाँ टू गो अपनी जगह ठीक है। अब ये टू गो सिंपल इन्फिनेटिव है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम सिंपल इन्फिनेटिव बोलते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था जब ये नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में होगा तब हम यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। तो इस सेंटेंस में ये टू नहीं आएगा, सेंटेंस बनेगा सी डेयर्स नॉट गो देयर। यही होगा, यही होगा ना, क्योंकि यहाँ ये मॉडल का काम कर रहा है, ये मैंने आपको समझाया था। एक्चुअल में है तो ये अभी भी वर्ब ना भाई, जब यहाँ ये वर्ब था तो यहाँ भी तो ये वर्ब है ना, और ये वर्ब है तो आगे भी हमने एक वर्ब को ऐड किया है।
जब हम दो वर्ब को आपस में ऐड करते हैं, विदाउट टू ऐड करते हैं, तो इसी कंडीशन में इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये डेयर के साथ कोई नया कंसेप्ट नहीं है, वो नए नए कंसेप्ट किताबों में बना दिए गए हैं ताकि आप याद कर लो। जैसे मैंने आपको बता दिया था वहाँ, वो किताबी ज्ञान है। एक्चुअल में हुआ क्या है, ये वर्ब के साथ हमने जब टू के बिना वाला, विदाउट टू वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ी है, तो है तो ये अभी भी इन्फिनेटिव, बट ये बेयर इन्फिनेटिव है। और वो लिस्ट आपको मैं दूंगा, ट्रिक दूंगा, उसकी ट्रिक से आपको याद कराऊंगा कि कौन कौन से वो वर्ब हैं जिनके साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होगा, जिनके साथ सिंपल का यूज़ होगा। ठीक है, एक और सेंटेंस देखो, आई मेड हर लाफ। अब आई मेड अपने आप में एक वर्ब है, लाफ भी अपने आप में वर्ब है। एक्चुअल में जब हम दो वर्ब को आपस में जोड़ते हैं तो बीच में टू लिखा जाना चाहिए, तभी तो ये सिंपल इन्फिनेटिव बनेगा। लेकिन यहाँ टू नहीं आएगा इस सेंटेंस में। अगर मैंने टू लगा दिया तो एरर बन जाएगा। अगर मैंने टू लाफ लिख दिया तो एरर बनेगा। अब ये जो लाफ है ये इन्फिनेटिव ही, लेकिन कौन सा? जिसमें टू नहीं लिखा है, इसी को हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। सी बेड, ऐसी बेड के साथ टू यूज़ नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, आगे चल के मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी वर्ब्स हैं, सारी मैं आपको याद कराऊंगा ट्रिक के साथ। तो यहाँ टू का यूज़ नहीं होगा। तो अब ये गो अकेला लिखा है, तो ये भी कैसा इन्फिनेटिव है? बेयर इन्फिनेटिव। ये बेयर इन्फिनेटिव क्यों है? क्योंकि इधर वर्ब लिखा है, इधर भी वर्ब लिखा है, दो वर्ब आपस में बिना टू का यूज़ किए जुड़ रहे हैं। आई ऑब्जर्व्ड हिम प्ले, यहाँ भी अब टू का यूज़ नहीं कर सकते हैं, कर दिया तो एरर बन जाएगा। और इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये प्ले कैसा इन्फिनेटिव है? बेयर इन्फिनेटिव है। आई डिडंट नोटिस, अब नोटिस एक वर्ब है, गो भी वर्ब है, इससे पहले टू का यूज़ भी नहीं होगा, तो ये गो कैसा इन्फिनेटिव है? बेयर इन्फिनेटिव। जब हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर दूसरे वर्ब के साथ जोड़ते हैं तो सिंपल इन्फिनेटिव बन जाता है। जब हम विदाउट टू जोड़ते हैं तो वो बेयर इन्फिनेटिव होता है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ और भी पार्ट मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में इन्फिनेटिव के, जैसे कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो इन्फिनेटिव का जब मैं अलग से क्लास लेके आऊँगा, नेक्स्ट क्लास इन्फिनेटिव का ही हम पढ़ेंगे, तो फिर एक एक करके सबको पढ़ते जाएंगे, किस वर्ब के साथ, कौन कौन से वर्ब के साथ कौन सा यूज़ किया जाएगा, कहाँ कैसे, सब कुछ पढ़ते चलेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने आपको सिंपल और बेयर समझाया है। अब हम बात करते हैं जीरंड की। जीरंड किसे बोलते हैं हम? जब हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएं और वो यूज़ किया जाए किसकी तरह? नाउन की तरह। एक बार फिर से, जब हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएं, जैसे मैंने लिखा गोइंग, गो में आईएनजी लगाया मैंने, और ये यूज़ किया जाए किसकी तरह? एक नाउन की तरह। अगर इसे मैं यूज़ करूँ कहीं किसी नाउन की तरह, तो फिर इसे हम बोलते हैं जीरंड। क्या बोलते हैं? जीरंड। इसी वजह से, क्योंकि ये वर्ब है और यूज़ किया जाता है नाउन की तरह, हम जीरंड को दूसरे नाम से भी जानते हैं, वर्बल नाउन के नाम से। एक ऐसा नाउन जो वर्ब है एक, उसी को हम बोलते हैं जीरंड। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। एक और बात समझ लेना, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और वो जीरंड अगर बना दिया जाए, तो फिर उसके हिंदी मीनिंग में हम लास्ट में ना, नी, ने लगा देते हैं। जैसे सेंटेंस है, दे बिगैन प्लेइंग, तो अब इसका प्लेइंग का मतलब ये निकलेगा खेलना, तो लास्ट में लिखा जाएगा ना। ठीक है, दे बिगैन, उन्होंने शुरू किया क्या? खेलना शुरू किया। इस सेंटेंस को अगर इन्फिनेटिव के साथ बनाया जाए तो ऐसे बनेगा, दे बिगैन टू प्ले। अब यहाँ टू प्ले लिख दिया है, उन्होंने खेलना शुरू किया। सेंटेंस दोनों ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ इन्फिनेटिव का ही यूज़ किया जाएगा, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ केवल जीरंड का ही यूज़ किया जाएगा। तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि जीरंड होता क्या है। जैसे एक सेंटेंस में यहाँ देखो, ही एडवाइज्ड मी राइटिंग टुडे। अब यहाँ एडवाइज एक वर्ब है, आगे राइटिंग भी वर्ब है। राइटिंग का मतलब क्या है? लिखना। उन्होंने मुझे एडवाइस दी क्या? लिखने की। लिखने की लास्ट में ना, नी, ने निकल के आ रहा है। और एक वर्ब जब एज अ नाउन यूज़ किया जाता है तब हम इसे बोलते हैं जीरंड। हम इसे पार्टिसिपल इन्फिनेटिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ही एडवाइज मी टू राइट भी लिख सकते हैं, ये भी अपनी जगह ठीक है। आगे लिखा है आई लव वॉचिंग टीवी। अब ये वॉचिंग, वॉच में आईएनजी को यूज़ किया गया है। मुझे टीवी देखना पसंद है, मैं उसे लव करता हूँ, प्यार करता हूँ। तो याद रखना बच्चे, जीरंड हम उसे बोलते हैं जब हम एक वर्ब में आईएनजी का यूज़ करके उसे नाउन की तरह यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऐसे भी किसी सेंटेंस को समझ सकते हो कि स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अभी मैं बस आपको बेसिक समझा रहा हूँ ये होता क्या है, आगे चल के सारी डिटेल में पढ़ेंगे हम जीरंड को। जैसे मैंने स्विम एक वर्ब है, उसमें आईएनजी का यूज़ किया, और आईएनजी का यूज़ करके मैंने इसे नाउन की तरह यूज़ किया है। अब ये नाउन की तरह यूज़ कैसे हुआ ये समझने का काम करो आप। यहाँ लिखा है इज़, और इज़ को अपना सब्जेक्ट चाहिए। स्विमिंग मतलब तैरना, यही तो कह रहा है, तैरना।
एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो अब ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, इस वर्ब के लिए। और सब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है, एक नाउन कर सकता है या प्रोनाउन कर सकता है। तो प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो ये क्या किसकी तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह। अब बात क्लियर हुई आपको कि एक ऐसा वर्ब जो आईएनजी में यूज़ होकर, आईएनजी फॉर्म में यूज़ होकर जो एक नाउन की तरह यूज़ किया जाता है, उसी को हम जीरेंड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल क्या होता है, एक ऐसा वर्ब जो यूज़ किया जाता है एक एडजेक्टिव की तरह। एक ऐसा वर्ब जो यूज़ किया जाता है एक एडजेक्टिव की तरह, जिसे हम वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं, उसे हम पार्टिसिपल बोलते हैं। लेकिन हमें जो परेशान करेगा एग्जामिनेशन में, वो करेगा एक क्लॉज। तो जब ये क्लॉज में यूज़ किया जाएगा तो वहाँ एडजेक्टिव का ही काम करेगा, हम उसे एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा ये सारी बातें। तो वो हमें परेशान करेगा, लेकिन होगा वो पार्टिसिपल। तो इसकी कुछ ट्रिक्स हैं, जो ज़बरदस्त ट्रिक्स हैं। मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक्स दूंगा इसकी, और इससे आने वाला क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, और ये एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो इसके 3 टाइप हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है। जैसे इट इज़ एन इंटरेस्टिंग पेन। अब यहाँ इंटरेस्टिंग किसकी बात कर रहा है, इस पेन की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पेन को मॉडिफाई कर रहा है। और पेन क्या है अपने आप में, नाउन। नाउन को मॉडिफाई कौन कर सकता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब एडजेक्टिव का काम करने लगता है तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। सी जम्प्ड फ्रॉम अ रनिंग कार। कार फिर से नाउन है, इसकी क्वालिटी बताई, इसकी विशेषता बताई, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी। रनिंग ने, रन में आईएनजी लगाकर हम इसकी क्वालिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस वजह से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक मिनट रुकिए, मैं कुछ पेजेस को डिलीट कर लेता हूँ। नेक्स्ट होता है पास्ट पार्टिसिपल, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने सीखा आईएनजी फॉर्म से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। कैसे, अ बर्न्ड चाइल्ड। अभी देखो, अ बर्न्ड चाइल्ड, चाइल्ड अपने आप में क्या है, नाउन। नाउन की विशेषता को कौन बता रहा है, नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, ये बर्न्ट। और बर्न्ट अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इस वजह से ये क्या हुआ, पास्ट पार्टिसिपल। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव का काम करती है, उसी को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है। ही गेव मी अ रिटर्न नोटिस। नोटिस अपने आप में नाउन है, नाउन को मॉडिफाई रिटर्न ने किया है। रिटर्न अपने आप में वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, फिर ये क्या है एक्चुअल में, ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो आपको ये बात समझ में आई कि जब आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव बनता है या वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बनता है, तो वो एक्चुअल में होते क्या है, ग्रामर के हिसाब से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है। उसके बाद होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये बनता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। जैसे हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क आई वेंट टू प्ले। तो ये हैविंग कंप्लीटेड है, ये इसने माय वर्क को मॉडिफाई किया है, माय वर्क को मॉडिफाई किया है। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, फिर पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह। हैविंग बीन, अब बी एक वर्ब होता है जिसकी थर्ड फॉर्म बीन होती है। हैविंग बीन हेल्दी आई वेंट फॉर अ वॉक। तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह। आपको एक और चीज़ समझनी है कि इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे हम एक्टिव वॉइस में होते हैं तो ये अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, पैसिव वॉइस में होते हैं तो अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। बस अभी आपको ये समझना है कि कौन कौन से वो फॉर्म होते हैं। जब मैं आपको पार्टिसिपल की अलग से क्लास पढ़ाने वाला हूँ आगे चलकर, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो कौन कौन सी ट्रिक हैं जिनसे हमें क्वेश्चन करने हैं। वो वही इन्फिनेटिव की भी ट्रिक्स हैं, जीरेंड की भी और पार्टिसिपल की भी। ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम एक्टिव वॉइस में बात करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से, जैसे प्लेइंग। ठीक है। हम जब पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, जैसे प्लेड। अभी मैंने ये बात समझाई। परफेक्ट में हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है हैविंग प्लेड। डन। जब हम पैसिव वॉइस में बात करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। एक्टिव में प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बन रहा था। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट पार्टिसिपल ही बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनेगा। ठीक है। अगर मुझे ये पैसिव फॉर्म में इसका बनाना है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो ये मैं बनाऊंगा क्या, बीइंग प्लस प्लेड। बात क्लियर हुई आपको। वैसे ही पास्ट पार्टिसिपल जो है पैसिव वॉइस में, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही बनता है। एक्चुअल में ये एक्टिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल होता ही नहीं है, ये हमेशा
पैसिव वॉइस में ही होता है। क्यों होता है? अ बर्न्ड चाइल्ड, अ बर्न्ड जला हुआ मतलब किसी ने जलाया ना इसे। रिटन नोटिस, रिटन नोटिस मतलब किसी ने ये दिया ना उसे लिखकर, तो कोई और काम को कर रहा है, इस वजह से ये पैसिव है। पैसिव होता ही वो है जब किसी कोई और इस काम को कर रहा हो, तभी तो हम पैसिव फॉर्म बनाते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ बीन और ऐड हो जाएगा, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तब बनेगा। जैसे हैविंग बीन प्लेड, अब हैविंग बीन प्लेड कहीं लिखा है तो हम समझ जाएंगे ये परफेक्ट पार्टिसिपल है और पैसिव फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है, तो अच्छा अब मैं आपको छोटी छोटी ये फिर से बातें रिवाइज करा देता हूँ। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल एक वो वर्ब है, सॉरी वो तो पेज ही डिलीट हो गया है, मैं नए पेज पे समझा देता हूँ। इन्फिनेटिव को हमने समझा। इन्फिनेटिव क्या है? जनरली हम 2+V1 से इन्फिनेटिव को समझते हैं। इसे हमने देखा ये 5 तरीके से यूज़ किया जाता है। एक हमने बेयर इन्फिनेटिव समझा जिसमें टू का यूज़ नहीं किया जाता है। उसके बाद हमने जीरेंड को पढ़ा। जीरेंड क्या है? एक ऐसा वर्ब जिसमें हम आईएनजी लगाकर उसे यूज़ करते हैं किसकी तरह? एक नाउन की तरह। सिंपल सी भाषा में यही तो है। हमने उसके बाद पार्टिसिपल पढ़ा, और पार्टिसिपल क्या है? एक ऐसा वर्ब जो यूज़ किया जाता है एक एडजेक्टिव की तरह, उसे हम पार्टिसिपल बोलते हैं। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी से बनता है, पास्ट पार्टिसिपल V3 से बनता है, और परफेक्ट बनता है हैविंग प्लस V3 से। जैसे हम पैसिव फॉर्म में जाते हैं तो इनका फॉर्म चेंज हो जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है बीइंग प्लस V3 से, पास्ट पार्टिसिपल V3 से ही बनता है, और जब हम परफेक्ट की बात करते हैं तो हैविंग के साथ हम बीन और ऐड कर लेते हैं। इतनी हमने बातें सीखी हैं आज, और कुछ ज़्यादा नहीं सीखा है। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से इनका यूज़ होता है। अब हम अगली क्लास जो करेंगे, ये तो आपको स्ट्रक्चर मैंने बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब में एक्चुअल में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। अब अगली क्लास होगी इन्फिनेटिव की। पांचों इन्फिनेटिव के बारे में सारी जानकारी हासिल करेंगे हम। फिर वो कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनके साथ ऑलवेज इन्फिनेटिव का ही यूज़ किया जाएगा, जिससे हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी आपको मैं ट्रिक बना कर दूंगा, और मैं ट्रिक यहीं पे आपको याद कराऊंगा। चलिए अगली क्लास में जल्दी होगी मुलाकात आपसे।